प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज महीना प्यारे बच्चों पूरा हो चुका है और इसी वजह से शाम को 7 बजे पूरे सितंबर महीने के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग आज जानेंगे। कल 1 अक्टूबर को मैं आपको पूरे सितंबर महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। शाम को 7 बजे वो लाइव होगी क्लास और आज शाम को सही 7 बजे क्लास लाइव होगी हरियाणा के करंट अफेयर्स के लिए। तो प्लीज आप इस क्लास को देखिएगा, जरूर शेयर भी कीजिएगा और लिंक इस क्लास का आज की वीडियो का पहला कमेंट मेरा ही होगा, वहां पे मिल जाएगा आपको। इन सभी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्विज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक नदी है ब्रह्मपुत्र और ये ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे पहले ब्रह्मपुत्र किस राज्य में बोला गया। तो देखिएगा, जहां से निकलती है मानसरोवर से उस जगह इसको तसांगपो बोलते हैं और सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिहांग। ठीक है, एक नदी और भी है वैसे यहाँ पे दिबांग, वो इसकी सहायक नदी है। फिर आती है ये आसाम में और आसाम में आते ही इस नदी का नाम जो है वो क्या हो जाता है, आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। एकमात्र पुलिंग नदी के नाम से पुकारी जाती है ये। तो यही क्वेश्चन था और इसका यही आंसर था, असम राज्य। इसी पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी बना हुआ है, नदीय द्वीप, जिसको हम लोग माजुली के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, माजुली नदीय द्वीप है आपका वो। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री के जो वेपन्स होते हैं उनके लिए 2290 करोड़ रुपए के हथियार और उपकरण, सैन्य उपकरणों की मंजूरी दे दी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है, राजनाथ सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन सभी उपकरणों के अंदर जो है चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर जो जवान तैनात है उन सभी के लिए 72,000 सिग सौर असॉल्ट जो है वो भी इस खरीद के अंदर शामिल है। और तकरीबन ये खरीद जो है 2017 से शुरू कर दी गई थी। इस 2017 अक्टूबर 2017 से इस खरीद को शुरू किया गया था, जिसमें 44,000 हल्की मशीन थी और तकरीबन 44,600 जो कार्बाइन खरीदने की जो है प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये इतने सारे सैन्य उपकरण अगर हमारी भारतीय सेना के अंदर आते हैं तो इससे होगा क्या, इससे हमारी भारतीय सेना जो है हमारी सीमा से सटे हुए जैसे पाकिस्तान है या चाइना है, यहाँ पे जो आए दिन हमारे हमले वगैरह हो रहे हैं उनसे बहुत आसानी से निपट सकती है। ठीक है, और इनको आने वाले समय में किराए पे भी दिए जा सकते हैं, नौसैनिक जहाज आदि वगैरह किराए पे भी दिए जा सकते हैं अगर कोई किराए पे मांगता है पड़ोसी देश जैसे मालदीव वगैरह या श्रीलंका वगैरह देश भी। तो आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, TRAI, ने अगले कितने सालों के लिए PD वगला को अपना चेयरमैन चुना है। PD वगला को नया चेयरमैन बनाया गया है ट्राई का और कितने सालों के लिए, आने वाले 3 सालों के लिए। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है PD वगला। और 1986 बैच के ये जो है 1986 बैच के गुजरात कैडर के जो है ये IAS हैं और इनको अभी हाल ही में जो है नियुक्त कर दिया गया है ट्राई के चेयरमैन। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और वर्तमान में जो है चेयरमैन RS शर्मा की जगह जो है ये लेने वाले हैं। अच्छा, PD वगला जो है अभी तक का किस डिपार्टमेंट में थे, ये औषधि विभाग के सचिव थे अब तक। ठीक है, और अब इन्हें 3 साल के लिए जो है ट्राई का जो है नियुक्त किया गया है चेयरमैन। अब बात ट्राई की करते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जितने भी नियम होते हैं कॉल रेट के या यूं कहिएगा आप लोग इंटरनेट के, जो हमारे मोबाइल सिम पे अप्लाई किए जाते हैं वो ट्राई ही करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 को हुई थी। सेक्टर कौन सा है, टेलीकम्युनिकेशन है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। और चेयरपर्सन का नाम तो PD वगला आपको मैंने बता ही दिया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
Ministry of Home Affairs has recently approved setting up of 3 additional branch of National Investigation Agency, जिसको हम लोग NIA भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी इम्फाल, चेन्नई और तीसरी सिटी कौन सी है यहाँ पे? तो तीसरी सिटी का नाम है रांची। सी ऑप्शन सही है। और ये जो रांची के लिए मंजूरी दे दी गई है, सी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा 28 सितंबर 2020 को की है। गृह मंत्री का नाम अमित शाह है, जो कि आपको याद रखना है। और जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके अनुसार जो है होता क्या है, आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी होती है ये। अगर मैं आपको कहूं इस एजेंसी का काम क्या होता है, तो देखिएगा, इस एजेंसी का सीधा सा काम ये होता है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित की गई एक संघीय एजेंसी है। मतलब आतंकवाद को रोकने का ये एजेंसी काम करती है। एजेंसी का जो है आपका जैसे क्या होता है कि विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए भी है। मतलब कोई अनुमति देने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के बाद में जो है ये एजेंसी आपकी अस्तित्व में आई थी। और अस्तित्व में आने का कारण भी था क्योंकि उस टाइम पे 2008 में मुंबई का हमला हुआ था, और उस हमले के बाद में ही जो है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई थी। और इसके संस्थापक और महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इनके बाद में कार्यभार संभाला किसने? शरद चंद्र सिन्हा ने जो है कार्यभार संभाला। और वर्तमान में जो है इसके आपके अध्यक्ष हैं या इसका जो कार्यभार संभाल रहे हैं, इनका नाम क्या है? चीफ का नाम योगेश चंद्र मोदी है। इसकी स्थापना आपको मैंने बता ही दिया, 2008 अधिनियम में पास हुई और 2009 में स्थापित कह सकते हो आप लोग। मतलब ये अधिनियम पास हुआ था आपका, या विधेयक पास हुआ था 2008 के अंदर। और इसके स्थापना करी किसने थी? राधा विनोद राजू ने की थी। ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली में। 2009 ऑप्शन में ना हो तो 2008 आप लगा सकते हो, क्योंकि विधेयक 2008 में पास हुआ था। ठीक है। और 2009 में जो है इसने काम करना शुरू कर दिया था इस एजेंसी ने। तो इतनी बातें आपको जो है याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और एक बात और भी याद रखनी है आपको, क्या कि एनआई जो है इस समय इसके 9 शाखाएं हैं। जैसे गुवाहाटी में है, मुंबई में है, जम्मू में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, कोची में है, लखनऊ में है, रायपुर में है और चंडीगढ़ में है। अब तक 9 है, प्लस में 3 और हो गई, तो टोटल कितनी होगी आपकी? 12। और 3 कौन कौन सी है? इम्फाल और चेन्नई और रांची में भी इसकी स्थापना को अभी मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि जम्मू और कश्मीर जो है उसमें कितनी आधिकारिक भाषाएं हो चुकी है सितंबर 2020 तक? जम्मू एंड कश्मीर हैज हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज एज ऑन सितंबर 2020? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। अब तक आधिकारिक भाषा यहाँ पे 5 हो चुकी है। 5 कौन कौन सी हो चुकी है? देखो, अब से पहले कौन कौन सी थी? उर्दू थी, अंग्रेजी थी, और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं यही थी आपकी, उर्दू और अंग्रेजी। अब क्या हो गया है? अब यहाँ पे कश्मीरी भी, डोगरी भी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और उर्दू भी, टोटल 5 हो गई है। डोगरी तो लगभग पंजाबी जैसी सी बोली जाती है, ज्यादातर हिस्से में डोगरी बोली जाती है। ठीक है। मैं जब जब जम्मू गया हूं तब तक मुझे जो है इसी लैंग्वेज का ही वास्ता पड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बोलते डोगरी है। ठीक है। जब आप माता वैष्णो देवी वाले इलाके में जाएंगे तो आपको डोगरी का काफी हद तक बड़ा क्षेत्र मिलेगा। ठीक है। हिंदी तो चलो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कश्मीरी भी मतलब एक, अंग्रेजी भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। उर्दू और कश्मीरी थोड़ा थोड़ा आपको अलग लगेगा। ये श्रीनगर वाले इलाके के साइड या गुलमर्ग वगैरह, लेह लद्दाख साइड जब जाते हैं तो आपको इनका थोड़ा बोलबाला ज्यादा दिखने को मिलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जम्मू और कश्मीर जो है इसके राज्यपाल का नाम क्या है, उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मनोज सिन्हा। पहले थे जीसी मुर्मू। ठीक है, जो भारत में अभी वर्तमान में बन गए हैं कैग। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। बहुत ही प्यारा राज्य है। ठीक है, और ये प्यारा राज्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं घूम के आया था यहाँ पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है वो शामिल है,
और गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। और यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पे स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का जो है लोगो भी लॉन्च किया है इसके दौरान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उत्तराखंड की बात करते हैं। ये देखो मैप में उत्तराखंड रहा आपका। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। पॉपुलेशन कितनी है? 1.01 करोड़ है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ राज्यों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? जो रिमोट एरियाज है जहां पे बच्चों तक जो है एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, इसके लिए रेडियो का जो है इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। बहुत ही प्यारा राज्य है, बहुत ही अग्रणी है यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, जिसका नाम है ओडिशा राज्य। ओडिशा ने ये घोषणा की है कि जितने भी दूरस्थ इलाके हैं उनको उनके अंदर जो है बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, तो एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड-19 का टाइम है और इसी वजह से स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों को जो है जहां पे स्मार्टफोन नहीं है या यूं कहिएगा इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वहां पे रेडियो उपलब्ध करवाया जा सके ताकि वो ऑडियो के माध्यम से भी अपने लेक्चर वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सके। कुछ बच्चे जो हैं आपके गरीब भी होते हैं, तो उनके पास में स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। अब स्मार्टफोन के बजाय रेडियो तो काफी सस्ता ही आता है और इसी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी भी जो है काफी हद तक जो है बच्चे आसानी से यूज कर सकते हैं। बच्चों के इफेक्ट भी नहीं पड़ता माइंड वगैरह पे, ठीक है। तो ये योजना तो शुरू कर दी गई है ओडिशा के अंदर। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। राज्यपाल का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। पॉपुलेशन कितनी है? 4.37 करोड़ है। फानी नाम का एक चक्रवात आया था थोड़ा टाइम पहले, वो भी आपको याद रखना है। कहां पे आया था? ओडिशा के अंदर ही आया था। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन इन सिटी ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के अंदर सैनिटाइज वगैरह करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की जो है मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये तकरीबन 300 मिलियन डॉलर कितने रुपए बनेंगे? ये तकरीबन बनेंगे 2200 करोड़ रुपए बनेंगे, ठीक है। इतने ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के राजस्थान के तकरीबन 14 शहर जो है वहां पे तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिए जो है ये जलापूर्ति की योजनाएं जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा और लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता संबंधी सेवाएं जो है वो भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इस परियोजना में राजस्थान के केवल उन्हीं शहरों को शामिल किया जाएगा जहां की आबादी तकरीबन 20,000 से 1 लाख के बीच में है, ठीक है। उन्हीं शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी आबादी 20,000 से लेके 1 लाख के बीच के अंदर है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? आपको पता है राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी यानी कि जयपुर। राजस्थान के अंदर एक सन सिटी भी है, याद रखिएगा। सन सिटी कौन सी है? जोधपुर है। ब्लू सिटी भी उसे कहा जाता है हम लोग, ठीक है। और राजस्थान के अंदर एक व्हाइट सिटी भी है जिसको हम लोग उदयपुर के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और एडीबी जो है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मांडलू यांग मनीला फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी, ठीक है। असाकावा नाम के व्यक्ति हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में 20 साल पूरे हो गए हैं। ए ऑप्शन ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। भारतीय खगोल वेधशाला में स्थित है ये। और ये धूमकेतु, तारकीय विस्फोट और बाह्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। और इस टेलीस्कोप ने 20 साल का जो है सफल संचालन हो गया है। 260 से अधिक शोध जो पेपर है, रिसर्च पेपर हैं, वो प्रकाशित कर दिए जा चुके हैं इसके थ्रू। और 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पे जो है ये आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह आपका जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है आपका, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ा के कितना परसेंट करने वाला है? तो 1.15% से बढ़ा के 2.5% करने वाला है। ये घोषणा की है हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने।
2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को जो है जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने का उम्मीद है। वर्तमान में ये 1.15% है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और इसी प्रक्रिया से जो है देश के अंदर जितनी भी आपकी स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकता है उनको तेजी से पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोपित अभियान जो है उसको चलाया है। नेम द पर्सन हु हैज बीन रोप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो इन अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन। भला इन्हें कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने आरबीआई का जो जागरूकता अभियान है उसमें धोखाधड़ी ना हो सके, भोले भाले लोग खाता धारक लोग हैं उनके साथ में जो है धोखा ना हो सके, उनको धोखे से बचाया जा सके, इसलिए जो है ये अभियान बनाया है। इस अभियान के साथ में मिले हैं ये। आरबीआई ट्विटर पर सबसे अधिक लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बन गया है वर्तमान में, जिसमें लगभग 9.66 लाख अनुयायी है यानी कि फॉलोअर्स है। और यूएस फेडरल रिजर्व दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक के लगभग 6.64 लाख जो है वो आपके फॉलोअर्स हैं। चलिए इतनी बात आपको याद रखनी थी। यह लेक्चर तो आपको यहीं पे समाप्त होता है। पर आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। और आरबीआई जो है आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद कर लेना। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म यही है। चलिए इतने ही थे आज के क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है? विस्तार से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। धन्यवाद। हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। शाम को 7 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शेयर भी कर देना बेटा आप लोग।